Hello students, welcome to Engineering Mathematics. I hope you are fine. Welcome to GATE Foundation Course lecture number 3. So इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियोस में हमने पढ़ा था सेट्स क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, सबसेट्स के बारे में, प्रॉपर सेट के बारे में, सुपर सेट के बारे में और बहुत सारे कंसेप्ट्स। आज हम उन्हीं कंसेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ए। ठीक है, कंसिडर द सेट्स। हमारे पास सेट है, सेट ए इज इक्वल टू 1 3 4 5 8 एंड 9, सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 7 एंड सेट सी इज इक्वल टू 1 5। दैट मीन्स सेट ए कंटेन्स ऑल दीज एलिमेंट्स, सेट बी में ये सारे एलिमेंट्स है और सेट सी में ये वाले सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, अब ये बता रहा है देन सी इज द सबसेट ऑफ ए, सी इज द सबसेट ऑफ ए, सी इज द सबसेट ऑफ ए, सी जो है ये सबसेट ऑफ ए है। इसका मतलब है एलिमेंट्स ऑफ सी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी आर कंटेन्ड इन ए। ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है सी इज द सबसेट ऑफ बी, सी इज द सबसेट ऑफ बी क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी आर कंटेन्ड इन बी। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो सी के हैं वो बी में भी मौजूद है और वो ए में भी मौजूद है। ठीक है, तो 1 एंड 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 एंड 5 है बी सेट में, यहाँ पे 1 एंड 5 है, यहाँ पे भी 1 एंड 5 है, तो ए सेट में सेम आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये बोल रहा है 1 एंड 5 जो है दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सी, ये सी के एलिमेंट्स है एंड दीज आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ ए एंड बी। इसीलिए हमने बोला कि सी इज द सबसेट ऑफ ए एज वेल एज सी इज द सबसेट ऑफ बी। इतना क्लियर हुआ? चलो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलो जी, फिर ये बता रहा है but B is not a subset of A since some of its elements example 2 and 7 does not belong to A। इसका मतलब है कि B जो है ये A का सबसेट, ये A का सबसेट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि B में जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद नहीं है। देखो 1 तो है, चलो 1 मान लिया हमने 1 है, 2 है, 2 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आ गया हमारा एलिमेंट 2। क्या आ गया? एलिमेंट 2। यहाँ पे आ गया हमारा एलिमेंट 2 जो कि है ही नहीं वहां पे, और 3 है, 5 भी है, 7 भी नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? अब हमारे पास एक तो 2 है और है 7। सो एलिमेंट 2 एंड 7 आर नॉट प्रेजेंट इन व्हाट? इन ए। सो बी इज नॉट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एग्जाम्पल अब यहाँ पे बता रहा है कि हाँ, एग्जाम्पल 2 एंड 7 डू नॉट बिलोंग टू ए। जैसे मैंने बताया 2 और 7 जो है ए को बिलोंग नहीं करते हैं। दैट मीन्स बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। फर्दरमोर सिंस द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एंड सी मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू द यूनिवर्सल सेट यू। इसका मतलब है, आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जितने भी सेट्स होते हैं दीज आर द सबसेट्स ऑफ, ऑल द सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, और उससे भी आगे जितने भी नंबर्स है वो सारे यूनिवर्सल सेट में आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है सारे सबसेट्स के एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट में आते हैं। यही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है। फर्दर मोर सिंस द एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी मस्ट ऑल्सो बी thus must also belong to the universal set U, we have that U must at least contain the sets 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट मस्ट कंसिडर क्या, इसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए ए सेट के सारे एलिमेंट्स, वो क्या है? 1 2 3 4 5 8, 2 तो नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है, चलो 2 तो यहाँ से आ जाएगा बी में, तो पहले ही हमने लिख लिया। ठीक है, 5 6 7 और 8 और 9। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें कम से कम ये वाले एलिमेंट्स तो बिल्कुल होंगे। अगर एक एलिमेंट नहीं हुआ तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं है, वो कोई और सेट होगा। अब यूनिवर्सल सेट हम इसलिए यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि सेट ए में जो एलिमेंट्स है, सेट बी में जो एलिमेंट्स है और सेट सी में जो एलिमेंट्स है, ये सभी के सभी कम से कम मौजूद होने चाहिए इस सेट में, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तब जाके हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो अब आपको यूनिवर्सल सेट से क्या पता चला है कि यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके सेट्स में वो सभी बिलोंग करने चाहिए एक सेट को, उस सेट का हम नाम रखेंगे यूनिवर्सल सेट। क्योंकि याद रखना यूनिवर्स का मतलब होता है सब कुछ इसमें आता है ना। चलो ये तो हुआ क्लियर, थैंक यू। अब देखो यहाँ पे ये था ए, अब है यहाँ पे बी। चलो let n z q and r be defined as in section 1.2, then
n is the subset of z, z is the subset of q, q is the subset of r। पहले मैं बताता हूँ आपको, मैंने बताया n किसको बोलते हैं। n is the set of natural numbers, set of natural, all natural numbers, जितने भी natural numbers है ना। अब यहाँ पे क्या है, z, z is the set of integers, तो इसमें सभी इंटीजर्स आएंगे, ये याद रखना। फिर है उसके बाद q, q है ना, q is the set of rational numbers, all the rational numbers and numbers। और उसके बाद क्या आ जाएगा, r, r is the set of real numbers, set of real numbers। अब देखो नेचुरल नंबर्स आपको पता है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम, दे गेट स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड दे विल गो अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स में सब कुछ आएगा, है ना। रैशनल नंबर्स में भी इंटीजर्स भी आएंगे, नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, और भी कुछ उनके दरमियान जितने वैल्यूज है नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, या दो नेचुरल नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स होंगे ऑब्वियसली। तो उसके बाद है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में ये सभी आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं एज ए सेट डिफाइन कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब कर लेता हूँ। देखो जी, देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये है, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा n। फिर उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स, यहां पे है। उसके बाद है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, r, वो यहां पे है, सॉरी q। और फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो यहां पे है, r, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स n में होंगे वो डेफिनेटली z में भी होंगे, वो डेफिनेटली क्यू में भी होंगे, और डेफिनेटली आर में भी होंगे। या हम इसको ऐसे बोलेंगे, जो नेचुरल नंबर्स है वो सबसेट है किसका, इंटीजर्स का। इंटीजर्स कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर्स प्लस अदर नंबर्स एज वेल। इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स का जो सबसेट है, नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट्स ऑफ integers, integers are inversely the subset of rational numbers and rational numbers are the subset of real numbers, ठीक है। तो रियल नंबर सबसे ऊपर आते हैं, रियल नंबर में सारे के सारे आते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स ऑल आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि देन द सेट ई, ठीक है, इज इक्वल टू 2 4, ये दूसरा है, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है वाला n is the subset of z, z is the subset of q and q is the subset of r। obviously नेचुरल नंबर्स सारे इंक्लूड होते हैं किसमें, इंटीजर्स में। इंटीजर्स के सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं रैशनल नंबर्स में, और रैशनल नंबर्स सारे इंक्लूड होते हैं रियल नंबर्स में। सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ जो कि आजकल होता है सबको। देखो सबसेट, सबसेट आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया, ये यहाँ पे एग्जांपल है 1, 2, 3, है ना। और यहाँ पे एक और सेट है 2, 3, 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ऑब्वियसली, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं दे आर इंक्लूडेड इन बी, है ना। सो दैट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब सपोज यहाँ पे बी में ये 1 नहीं होता, ठीक है, सिर्फ होता 2 और 3। क्या होता, सिर्फ होता 2 और 3। तो क्या फिर भी ये सबसेट होता? हाँ, ये सबसेट होता, लेकिन उस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट, या इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट सबसेट। प्रॉपर सबसेट, या इसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट सबसेट, स्ट्रिक्ट सबसेट, ठीक है। अब फर्क क्या है प्रॉपर सबसेट और सबसेट? देखो मैथमेटिक्स में हम ज्यादातर प्रॉपर सबसेट्स देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट उनको हम डिनोट करते हैं एक्चुअली किससे, सी से। ऐसे सी जो है ना, ये सी, दिस मीन्स ए, मैं ऐसे लिखूंगा ए सी बी, दैट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स जो है बी में है, 1 2, बी में सपोज 1 2 3 है। तो इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, और बी में एक एलिमेंट है जो एक्स्ट्रा है, जो ए में नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। और यही कंसेप्ट मैथमेटिक्स में यूज होता है, सेट्स में यूज होता है। जब भी आप सुनोगे ना, दिस इज द सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, समझ लेना प्रॉपर सबसेट है। हाँ, कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है। ये तो पहले इक्वल सेट्स हो गए, और फिर उसके बाद देखा गया है कि दीज इक्वल सेट्स और ऑल्सो सबसेट्स ऑफ ईच अदर। और फिर एक और कंक्लूजन निकाला गया कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 3 कंक्लूजन निकाले गए। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम हो, वहां पे हम
इसको ऐसे डिनोट करते, इसके नीचे लगाते इक्वल टू, ऐसे ए, ऐसे ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है एक तो ये प्रॉपर सबसेट है, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी, और ए के जो एलिमेंट्स है दैट आर इक्वल टू बी, ये दोनों ए के एलिमेंट्स आर इक्वल टू बी के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे सिंपली सबसेट। अब जो यूज हम करेंगे उनको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ए में जो एलिमेंट्स है वो सभी बी में है, और बी में कुछ एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम, इस कंफ्यूजन को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, अब नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। चलो ये तो हो गया, ये मैंने इसीलिए बताया था। अब क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाते हैं। सी पे देखो, द सेट ई 246 इज अ सबसेट ऑफ सेट एफ 642। ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी बताया, सिंस ईच नंबर 246 बिलोंगिंग टू ई आल्सो बिलोंग टू एफ, मतलब सारे जो एलिमेंट्स ई के हैं वो एफ के भी एलिमेंट है। इन फैक्ट ई इज इक्वल टू एफ, मैंने बताया ना एक कंक्लूजन डिराइव हुआ, तो ये कंक्लूजन है कि ई इज इक्वल टू एफ, तो दीज आर इक्वल सेट्स आल्सो, तो ये तो हुआ एक कंक्लूजन। In a similar manner, it can be shown that every set is a subset of itself। दूसरा कंक्लूजन जो मैंने अभी डिस्कस किया है ना, तो इसका मतलब है एक तो E is equal to F यहां से निकला, और दूसरा every set is a subset of itself, ये भी निकला। तो याद रखना, the following properties of sets should be noted। चलो ठीक है, क्या क्या नोट करना है। Every set A is a subset of the universal set U, since by definition all the elements of A belong to U। Obviously ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर कोई सेट सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। कैसे? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे सेट्स आते हैं, जितने भी सेट्स आपके पास हो, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे सबसेट्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब है हर कोई सेट सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, है ना, बिकॉज एवरी सेट इज कंटेन्ड इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये होगा बाय डेफिनेशन इसका टेस्ट। अब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग टू यू, ऑब्वियसली यस, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग टू यू। ऑल्सो एक और कंक्लूजन है, ऑल्सो द एम्प्टी सेट फाई, इसको बोलते हैं नल सेट भी, इज ए सबसेट ऑफ ए। अब बताओ यहाँ पे देखो, आपको मैंने बताया था नल सेट, याद है नल सेट, नल, नल बोलते हैं खाली, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे भी, इसको हम करते हैं या सिंपल ऐसे करली ब्रेसेस में बीच में कुछ नहीं रखते। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट, ये जो सेट है, ये सेट है, इट इज ए सेट, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे जीरो है, जीरो तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, अगर हम देखें क्वांटिटी के हिसाब से जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो इज स्टिल अ नंबर, है ना, इट्स यूज्ड, सेम यही है। तो इसके एप्लीकेशन जो है सेट्स में, उसमें फाई का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो फाई इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी सेट है, चलो मान लिया। अब यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं ऐसे भी और ऐसे भी। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि एवरी सेट ए इज द सेट ऑफ यूनिवर्सल बाय डेफिनेशन, ऑल्सो द एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि जब भी ए में हम कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, ए सपोज हमारे पास है 1 एंड 2, जरा बताओ इसके सबसेट्स कितने हैं? इसके सबसेट्स कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे, 1 2 1 2 और 5, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इसके 4 सबसेट्स आ जाएंगे। 4 कौन कौन से? एक तो आ जाएगा इसका 1, ठीक है, डन। एक तो आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा आ जाएगा 1, 2, दोनों है ना। अब मैं लिखता 2, 1, दैट्स वन ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि सेट्स में जो ऑर्डर है दैट डजंट मैटर। चलो तीसरा है हमारे पास एम्प्टी सेट, तो कितने आ गए अब? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसको हम पूरे एक बड़े ब्रेसेस में बंद करते हैं। तो इसका मतलब है ना कि एम्प्टी सेट जो है दैट इज द सबसेट, दैट इज एलिमेंट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज द एलिमेंट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अब देखो, जब हम एम्प्टी सेट को, जब हम किसी सेट का सबसेट निकालते हैं, हम उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको ब्रेक करते हैं इंडिविजुअल पार्ट्स में, ताकि उनकी एक एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। 1 की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, 2 की भी है, 1 एंड 2 की भी है। 2 की 1 2 1 1 2 का इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों एक ही है। 2 1 1 2 एक ही है, इसलिए मैंने लिखा 1 2। इस मैं लिखता है यहाँ पे 2 1 भी, ये भी एक सेट होता है, लेकिन इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। 1 2 इज 2 1, वन एंड द सेम थिंग। चलो अब देखो, ऑल्सो द एम्प्टी सेट, अब एक एम्प्टी सेट है, इज द सबसेट ऑफ ए, ये हमेशा सबसेट ऑफ ए होता है। वी एग्रीड, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सबसेट्स निकाले 1 2 3 4, यहाँ पे एक एम्प्टी सेट भी है, तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना समझ आया हो। चलो जी, इतना ठीक है। देखो यहाँ पे सेकंड, एवरी सेट ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ सिंस ट्राइवली द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग टू ए। ऑब्वियसली ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, मैंने डिफाइन किया ए इज इक्वल टू 1 2 3। दूसरा सेट है यहाँ पे
ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पे नहीं बता सकते हम कि ए इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। नाउ दिस सेट इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, दैट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया। दिस इज वेरी सिंपल, हमने ऊपर भी किया। अब देखो थर्ड यहाँ पे क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए सेट बी, है ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए सेट सी, then clearly every element of A belongs to C. Obviously, in other words, if A is the subset of B, B is the subset of C, then C is also the subset of A, A is also the subset of C। ठीक है, चलो ये तो आसान है। अब इसको थोड़ा सा प्रूव करें, चलो करते हैं। देखो देखो यहाँ पे बता रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू सेट सी, देन क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सी। इन अदर वर्ड्स, ए अगर ए सबसेट है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे बताया कि अगर अगर ए हमारा है सबसेट ऑफ बी, ऑब्वियसली इसका मतलब है सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी मौजूद होंगे, ठीक है। और बी इज द सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब है सारे एलिमेंट जो बी के होंगे वो सी में भी मौजूद है। देन ए इज द सबसेट ऑफ सी, ऑब्वियसली ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, बी के सारे एलिमेंट्स सी में है, इसका मतलब है ना ए के एलिमेंट्स सारे भी होंगे बी में, सी में, है ना। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। If A is the subset of B, if A is a subset of B and B is a subset of A, then A and B have the same elements, that's A is equal to B. Conversely, if A is equal to B, then A is a subset of B is a subset of A। देखो ये बहुत ही आसान है। मैंने कोई सेट लिया A, मेरे पास एलिमेंट्स है सपोज 1 2 नहीं, मेरे पास है A, B, D, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा सेट है B, इसमें मेरे पास एलिमेंट्स है B, A, D, ठीक है। अब A इज द सबसेट ऑफ B, ऑब्वियसली A इज द सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के जो एलिमेंट्स है वो सारे B में मौजूद है। देन A एंड B हैव द सेम एलिमेंट्स, A एंड B हैव द सेम एलिमेंट्स। ये तब पॉसिबल है जब हम सबसेट की बात करते हैं, ना कि प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट ये तब होता जब यहाँ पे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्रॉपर सबसेट तब होता जब यहाँ पे ये वाली कंडीशन होती, या ये वाली कंडीशन होती। कौन सी? जब ये वाली कंडीशन होती। तो इसका मतलब है ए इज द सबसेट ऑफ बी, हाँ ए के जो एलिमेंट्स है वो सारे बी में मौजूद है, और एक एलिमेंट है सी जो ए में मौजूद नहीं है। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, याद रखना। फाइनली मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ईजी है, प्रॉपर सबसेट। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और फंडा है। यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास एक सेट है, कौन सा? एक सेट है आपके यहाँ पे ए, और उस ए में ए बी डी एलिमेंट्स है। कौन से? ए बी सी, चलो ए बी सी एलिमेंट्स है इसमें, और बी में भी आपके पास बी ए सी एलिमेंट्स है। इसका मतलब हुआ कि ए इज द सबसेट, प्रॉपर नहीं, बस सिंपल सबसेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ए आर इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी। इससे हमारे पास क्या प्रूव हुआ यहाँ पे? दैट ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैंने कहा यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है ना। कन्वर्सली अगर हम इसका कन्वर्शन देखें, देन अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, और दोनों इक्वल है, मतलब उनकी जो कार्डिनैलिटी है वो सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब हुआ, और इक्वल, एक तो कार्डिनैलिटी इक्वल है और जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल है। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए मौजूद है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी मौजूद है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी मौजूद है। तो तब जाके हम बता सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज द सबसेट ऑफ ए, है ना, सिंपल एज दैट। तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी नाइस प्रॉपर्टी, इनको हम आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब यहाँ पे गिवन एग्जांपल वन ईच ऑफ द सेट ए एंड बी एंड सी सच दैट ए बिलोंग्स टू बी। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते, ठीक है, पहले हम कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, नीचे वाला। हाँ, अब देखो यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है कि गिवन एग्जांपल वन ईच ऑफ द सेट ए बी एंड सी सच दैट ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ए बिलोंग्स, पहले मैंने आपको बताया बिलोंग्स क्या होता है। बिलोंग्स मतलब यहाँ पे कोई भी एंटिटी होती है, वो एंटिटी जो है दैट इज कंटेन्ड इन दिस सेट, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए है, तो इस सेट में अगर एलिमेंट्स है सी डी ए, तो यस ए बिलोंग्स टू बी एट दैट टाइम, क्योंकि यहाँ पे ए है, ए ऑल्सो इज इन दिस बी सेट। तो यहाँ इसी को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब आ गया जब, अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल देना है जिसमें
ए बिलोंग करता है बी को, बी बिलोंग करता है सी को, और सी बिलोंग करता है ए को। फिर देखो यहाँ पे हमने लिया ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना, और दूसरा सेट हमने लिया बी, यहाँ पे हमने लिया ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर ब्रैकेट को किया हमने बंद, और यहाँ पे हमने लिया डी कॉमा ई, और ब्रैकेट को हमने किया बंद, और यहाँ पे लिया हमने एफ, क्या लिया एफ, और यहाँ पे सी है हमारे पास, दो तीन ब्रैकेट से, एक दो तीन, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, और फिर माइनस है यहाँ पे, सॉरी कॉमा है, उसके बाद है डी कॉमा ई, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद है एफ, और फिर ब्रैकेट बंद, उसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी, उसके बाद है जी। देखो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है कि ए बिलोंग्स टू बी, कैसे करता है, क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स है ए बी एंड सी, कितने एलिमेंट्स है, तीन, ये तीन एलिमेंट्स है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, है कहीं पे, हाँ है ना, ए बी एंड सी, और किस फॉर्म में, जरा मुझे बताओ, आर दे इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स और आर दे इन द फॉर्म ऑफ सेट्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेट्स, क्योंकि यहाँ पे ए जो है इसमें ये एक सेट है, किन एलिमेंट्स का, ए बी एंड सी का, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, ए शुड बिलोंग टू बी, इसका मतलब है कि ये सेट जो है ये पूरा मौजूद होना चाहिए बी में, तो एज ए सेट ए बी एंड सी दिस इज प्रेजेंट इन बी, यहाँ पे है ना ए बी एंड सी, इसीलिए यहाँ पे अलग से ब्रैकेट है, वरना ये वाला जो ब्रैकेट है दिस वुड हैव डन द जॉब, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस ए बी एंड सी इन टर्म्स ऑफ सेट्स नॉट एलिमेंट्स, सो हम इसमें जो है अलग से ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ये सेट इसमें, इसलिए मैंने बोला कि ए बिलोंग्स टू बी। अब देखो बी बिलोंग करता है सी को, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए बी सी एज ए सेट, डी ई एज ए सेट एंड एफ एज एन एलिमेंट, तो चलो देखते हैं सी में कौन से एलिमेंट्स है, ए बी सी एज ए सेट, ओके, डी ई एज ए सेट, ओके, और एफ एज एन एलिमेंट, ओके, सो दैट मीन्स बी इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू सी। अब जरा देखो ए बिलोंग करता है सी को, ए में कौन से एलिमेंट्स है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये है सी में ए कॉमा बी कॉमा सी एज ए सेट नॉट एज ए एलिमेंट, तो ये ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जब हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स आपके पास दो दो दिए हो, ऐसे दिए हो, इसका मतलब है दिस इज एज ए सेट एंड दिस बिहेव्स एज ए सिंगल एंटिटी, ये सेट जो है एक एंटिटी इस सेट में कंसिडर किया जाएगा। अगर हम इसकी कार्डिनलिटी देखें ना इस सेट की, इसकी कितनी कार्डिनलिटी है, 1 2 एंड 3, वरना एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 6, लेकिन कार्डिनलिटी 3 ही है, क्यों, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं दोज आर इन द फॉर्म ऑफ सेट्स, तो ए बी सी का एक अलग सेट बनेगा तो एक ही कंसिडर होगा, डी ई का एक ही कंसिडर होगा, हो गए 2, और एफ का एक, कितने हो गए 3। तो जब भी आपके पास ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट दिया हो तो आप समझ लेना कि दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट विद इन ए सेट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू हम, तो इसी को बोलते हैं हम बिलोंग्स टू, ठीक है, तो ये कंसेप्ट है बिलोंग्स टू का, तो याद रखना, अब आज से कभी मत बोलना इसको। चलो ये तो हो गया, है ना, दिस इज कंप्लीटेड, ओके, ये भी हो गया, दिस इज डन, है ना, ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया। अब देखो आगे डिटरमाइन जी वाला देखेंगे, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जी वाला जो है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, जस्टिफाई, हमें देखना है ट्रू और फॉल्स कौन सा है और बताना है क्यों। देखो 3 बिलोंग्स, ये यहाँ पे कौन सा साइन है, एप्सिलॉन, जिसे मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन, ग्रीक वर्ड एप्सिलॉन, मुझे नहीं पता किस में इस्तेमाल होता था, लेकिन ग्रीक वर्ड है, डेड लैंग्वेज, सो ग्रीक इज अ डेड लैंग्वेज, लैटिन भी एक डेड लैंग्वेज है बिकॉज इट्स नॉट स्पोकन बाय एनी कम्युनिटी, तो ये डेड लैंग्वेज है, तो ये वाले जो सिंबल्स होते हैं ये यूज होते हैं मैथमेटिक्स में। कमिंग बैक, अब हमें बताना है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 3 बिलोंग्स टू 1 3 5, 3 बिलोंग करता है, ये मुझे बोल रहा है कि 3 जो है बिलोंग करता है 1 3 5 को, 3 क्या है, एलिमेंट, ये एलिमेंट, इट्स नॉट अ सेट, क्यों सेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेसेस नहीं है, अगर ब्रेसेस होता है यहाँ पे तो हम इसको कंसिडर करते हैं दिस वाज अ सेट, ठीक है, या इसको बोलते हैं ए एक सेट होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपली लिखा है 3 एज एन एलिमेंट, belongs to 1 3 5, yes obviously, so it's true। Second, let A
लेट ए इज इक्वल टू डबल ब्रैकेट्स ए कॉमा बी, है ना। अब है यहाँ पे क्वेश्चन, ए बिलोंग करता है ए को, जरा मुझे बताओ। यहाँ पे सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है स्मॉल ए और स्मॉल बी, जरा मुझे बताओ स्मॉल ए कैपिटल ए को बिलोंग करता है? नहीं, इट डजंट बिलोंग। व्हाई? बिकॉज स्मॉल ए कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन एलिमेंट, वन एंटिटी, एंड दैट एंटिटी इज अ सेट, एंड दैट सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। अब ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये ए इंडिविजुअली कैपिटल ए को बिलोंग करता है? नहीं जी, ये नहीं करता है। अगर यहाँ पे ए कॉमा बी होता तब जाके ये बिलोंग होता ए को, मैं कहता हाँ दिस बिलोंग्स। अब चूंकि यहाँ पे ए अकेला है तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन याद है, तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ना हम इस ए से इस सेट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन अप्लाई। तो इसका मतलब है ए डज नॉट बिलोंग टू, स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। चलो यहाँ पे ये हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये हो गया, ये वाला हो गया। हाँ अब ये देखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, जरा मुझे बताओ। ए यहाँ पे सेट है ए कॉमा बी, ये बिलोंग करता है ए को? नहीं करता है। वाई? देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि ए कॉमा बी, ये ए है, अब यहाँ पे ए है, ठीक है। यहाँ पे एक और सेट है, उसमें भी सेम यही एलिमेंट्स है, लेकिन वो बिलोंग करता है इसको? नो इट डजंट बिलोंग। इसमें सिर्फ बिलोंग करता है ए कॉमा बी, ए बिलोंग नहीं करता है, सो दैट्स इट्स फॉल्स। अब देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यस ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे ए कॉमा बी होता तब जाके बिलोंग होता। अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ ए था तो बिलोंग नहीं था, अब इसने खुद से ही वहीं से बताया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यस ट्रू, तो ये भी ट्रू है। अब आ जाओ यहाँ पे फोर्थ पार्ट पे, देयर आर टू एलिमेंट्स इन ए, नो देयर इज ओनली वन एलिमेंट, जैसे मैंने बताया, या एलिमेंट आप बोलो या इसको बोलो एंटिटी, एंटिटी इज द मोर, एंटिटी मेक सेंस, है ना। एलिमेंट में आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार इसमें तो दो एलिमेंट्स है, ये बोल रहा है कि इसमें एक ही एलिमेंट है, तो एलिमेंट की बात आप मत करो, आप करो एंटिटी की बात, ठीक है। एंटिटी मतलब जिसमें एक ही प्रॉपर्टी हो, ठीक है, बिहेव्स एज अ वन, डिपेंड्स अपॉन दियर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, अगर सेम प्रॉपर्टी तो एक ही एंटिटी है। ए बी सेट है, ये ए सेट में दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, तो इसका मतलब है कि देयर इज ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। अगर टू है तो ये फॉल्स है, अगर वन होता तो ये ट्रू होता है ना, ये ट्रू होता। अब देखो, देयर इज ओनली वन एलिमेंट ए एंड बी इन ए, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे प्रूफ। चलो ये भी हो गया। अब तीसरा, अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्री और ब्रैकेट्स में दिया है, इसका मतलब है दिस इज नॉट एन एलिमेंट, दिस इज सेट। थ्री belongs to 1 comma 3 comma 5, no it doesn't, actually 3 belongs to, 3 as an element belongs to this set, लेकिन 3 as a set does not belong to this set, क्योंकि 3 यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे होता, अगर 3 को ब्रैकेट्स में लिखा होता और बताया होता कि 3 सेट बिलोंग्स टू दिस सेट, यस उस टाइप पे बिलोंग होता, क्योंकि 3 जो है इस वाले सेट में एज ए सेट खुद, ठीक है, एज ए सेट यहाँ पे एग्जिस्ट होता, लेकिन यहाँ पे इस सेट में ब्रैकेट्स नहीं है, तो एज ए एलिमेंट वहां पे ये 3 है, तो 3 एज ए सेट नहीं है, 3 एज ए एलिमेंट हो सकता है, सो 3 एज ए सेट नहीं है, फॉल्स। चलो ये भी हो गया। देखो, एलिमेंट 3 बिलोंग्स टू 1 2 3 5 एंड सेट 3, मैंने बताया ना ये सेट है क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स है, डज नॉट बिलोंग टू 1 3 5, द स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ द सेट विल बी 1 कॉमा ब्रैकेट्स में 3, मैंने बताया ना अगर ब्रैकेट्स में 3 होता, ब्रैकेट्स में 5 इंस्टेड ऑफ 1 3 5, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे हमारा ये भी प्रूव। So this has been proved. देखो यहाँ पे 3 belongs to 1 3 5, ये यहाँ पे सॉरी, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू, दिस इज सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास एक सेट है 3 बिलोंग्स टू व्हाट 1 3 5, ऑब्वियसली यस, इट ये बिलोंग्स नहीं है, इट्स ए प्रॉपर सबसेट। सबसेट, जरा इस सेट के सबसेट्स बनाओ जल्दी से, प्रॉपर सबसेट्स। एक तो 1 आ जाएगा, एक तो 3 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 5, ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा 1 3 5, है ना, और उसके बाद आ जाएगा 1 3, उसके बाद आ जाएगा 3 5, उसके बाद आ जाएगा 1 5 और आ जाएगा 5 भी, मतलब नल सेट भी। तो देखो कितने सबसेट बन गए इसके,
बहुत सारे सबसेट बन गए, तो 3 भी इसमें एक सबसेट है, हाँ ऑब्वियसली। सो इसलिए हमने इसको लिखा है यहाँ पे ट्रू। ये बिलोंग्स टू नहीं है, दिस मीन्स सबसेट, और वो भी प्रॉपर प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। मैंने आपको बताया ना, जब भी हम सेट्स का एप्लीकेशन देखते हैं हम प्रॉपर सबसेट देखते हैं, सबसेट्स नहीं देखते। अगर ऐसा साइन होना, ऐसा साइन, तो इसमें 3 कंक्लूजन निकलते, दिस इज अ सबसेट। सेकंड, बोथ द सेट्स आर इक्वल, ठीक है, जो एलिमेंट्स 1 में है वो एग्जैक्टली बी में भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो मैंने आपको ऊपर बताया, वो कमेंट्स में बताना क्या है तीसरी प्रॉपर्टी इसकी जो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। फोर्थ, थ्री सबसेट 3 बिलोंग्स टू, ये भी हो गया। अब देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 3,5 is the subset of, this is a subset of 1 3 5। अब जरा मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखो, जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया कि दिस इज अ सबसेट ऑफ 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, हाँ दिस इज अ सबसेट ऑफ 3,5 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है ना यहाँ पे 3,5 में, वो सभी एलिमेंट्स जो यहाँ पे भी है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे बताया दिस इज अ सबसेट। अब इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, दिस वुड हैव बीन करेक्ट, प्रॉपर सबसेट, दिस वुड हैव बीन एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अब इसने यहाँ पे लिखा है ऐसे, तो वी विल कंसिडर दिस एज वेल। सो this is true, this is true, the set 3,5 is a subset of 1,3,5 as the element of 3 and 5 both are present in 135, therefore 3,5 is the subset of 135, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉपर की निशानी होती, प्रॉपर सबसेट की, दैट वुड हैव बीन मच बेटर, ठीक है। अब इसने ऑथर ने लिखा है ऐसे, तो वी विल कंसिडर इट, ओके। अब देखो यहाँ पे प्रूव हो रहा है, यहाँ पे सिक्स्थ में 135 is proper subset of 135, no it's not a proper subset, it is a subset। हम बता सकते हैं कि 135 is a subset of 135, every subset is a subset of, every set is a subset of itself। अब यहाँ पे अगर इसकी जगह पे ऐसे इक्वल टू होता नीचे, तो हाँ इसको मैं बोलता ट्रू। अब चूंकि यहाँ पे सिंपली ऐसे दिया गया है, इसका मतलब है दिस अ प्रॉपर सबसेट, तो 135 इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 135। क्यों? देखो 135 के सारे एलिमेंट्स 135 में, ओके मैंने माना, लेकिन कोई एलिमेंट बचा सेट बी में जो ए में ना हो, नहीं कोई नहीं, तो इसका मतलब है हम इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बताएंगे। सो दिस साइन इज टोटली रॉन्ग, सो दिस इज फॉल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे जो है 1,3,5 is a subset of 135, but both the sets are equal, therefore 1,3,5 is not a proper subset of 135। मैंने बताया ना, जैसे ये दोनों इक्वल है, 1,3,5 is सबसेट ऑफ 1,35 इज ट्रू, ये ट्रू है। अगर मैंने बताया ना, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता, इक्वल टू का साइन होता, तब जाके ट्रू हो जाता। अब यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन, 5 नल सेट इज द सबसेट ऑफ नल सेट, ऑब्वियसली है ना, नल सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे, और एक नल सेट है। अब नल सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, इस वाले सेट में भी कोई एलिमेंट है ही नहीं, दैट मींस दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो इस सेट को हम नाम रखेंगे फाइ नल, दिस सेट को भी नाम रखेंगे फाइनल। सो फाइ और नल सेट इज अ सबसेट ऑफ itself, ठीक है। Here both the sets have no element, that's phi and phi, therefore phi, therefore null set is a subset of null set is true, every set is always a subset, not a proper subset of itself, ठीक है। हर कोई सेट खुद का सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसको रिवाइज करना वरना ही भूल जाएगा। अब देखो, phi belongs to phi, no it doesn't, an empty set phi, और जिसको हम बोलते हैं ऐसे, इसको हम ब्रेसेस में भी डिनोट करते हैं, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, देयरफॉर फाइ डज नॉट बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है कि यहाँ पे इस एलिमेंट, इस सेट में जो एलिमेंट है वो वहां पे भी मौजूद है। अब इस सेट में कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, वो वहां पे कैसे मौजूद हो सकता है? नहीं हो सकता ना, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो हमेशा याद रखना कि फाइ जो है, फाइ इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके। लेकिन नल सेट, और नल सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन नल सेट डज नॉट बिलोंग टू अनदर नल सेट। क्यों? क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो एलिमेंट कहाँ किसी और एलिमेंट में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सो इट्स जस्ट, नल सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, इट्स जस्ट यूज्ड टू, इट्स यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस, इन प्रोग्रामिंग आल्सो नल सेट्स, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी है बिलोंग्स टू, दिस डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि इस सेट में कुछ है ही नहीं, और जो इस सेट में है वो किसी और सेट में भी है। सो इस सेट में जब कुछ होगा ही नहीं, तो बाकी किसी सेट में भी कुछ होगा ही नहीं, तो दे डोंट मेक एनी रिलेशनशिप। दैट मीन्स फाइ और नल सेट डज नॉट बिलोंग टू अनदर नल सेट। ये भी हो गया क्लियर हमारा। अब देखो नाइन्थ, फाइ इज अ सबसेट ऑफ, फाइ इज अ सबसेट ऑफ फाइ, और नल इज अ सबसेट ऑफ नल सेट, ऑब्वियसली। क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास एक सेट है, इसको हम बोलेंगे नल सेट। जरा इसके सबसेट्स निकालो, इसका एक ही सबसेट निकलेगा, वो है नल।
है ना, क्योंकि नल इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब ये एवरी सेट का सबसेट होगा, खुद का भी सबसेट होगा ना, नल सेट का भी सबसेट होगा ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू। सो दिस इज वेरी इजी। अब देखो 11th, ये तो हो गया, ये नहीं हुआ अभी, नहीं। देखो यहाँ पे अब इसका अपोजिट है, यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास नल सेट है, क्या नल सेट बिलोंग करता है, डज नल सेट बिलोंग टू नल, नो इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट बिलोंग, ये बिलोंग ही नहीं करता है ना, कहाँ करता है। सो नल सेट डज नॉट बिलोंग टू फाइव, जैसे हमने ऊपर देखा। नल सेट इज अ सेट कंटेनिंग फाइव एज एन एलिमेंट, वेर एज नल सेट इज अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, जैसे मैंने ऊपर बताया इसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। Therefore, the statement is false as null is a member of set null but is not a member. Null is a member of set null but is not a member of set null. ठीक है, तो काफी आसान है यहाँ पे। 12th, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है, कोई भी कंफ्यूजन होगा मुझे मेल करना या कमेंट्स में बताना। अब 12th में यहाँ पे फाइव सेट, ठीक है, फाइव नल सेट, हमारे पास नल सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ, ऐसे सबसेट सॉरी, of null set. Obviously, every set is a subset of itself. ये true है. Every set is a subset of itself. Therefore, null set is a subset of itself is true. ठीक है। अब है 13th यहाँ पे, null set belongs to null set. No, it doesn't, है ना, जैसे मैंने ऊपर बताया, it doesn't belong. 14th, a comma b is a subset of a b c, a comma b comma c is true. देखो a comma b के एलिमेंट्स क्या क्या है, इस वाले सेट के एलिमेंट्स क्या क्या, ए एंड बी, क्या वो इस वाले सेट में है, हाँ है ना, ये भी है ए, ये भी है बी, तो हाँ एज ए क्या है, एज ए एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज, ये क्या है, सबसेट। तो सबसेट्स में हम एलिमेंट्स देखते हैं, अगर बिलोंग्स तो होता वहां पे हम देखे एज ए सेट, इसको हम ए की एंटिटी मानते हैं। अब चूंकि यहाँ पे सबसेट की निशानी दी गई है तो इनको हम मानेंगे एज एलिमेंट्स। सो ए एंड बी मौजूद है यहाँ पे, हाँ है ना, ये भी है ये भी है। सो यस इट्स ट्रू दैट ए कॉमा बी is a subset of a comma b comma c comma a comma b comma c as a set and whole set. So it's all set. ये तो हो गया, ये भी हो गया। The element a and b of set a and b are members of the set a b and c. Therefore a comma b is a subset of a comma b, जैसे मैंने बताया ना। चलो चलो जी, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 15th पे, ठीक है, 15th पे आ जाते हैं। देखो, one belongs to a plus 2b and a comma b even integer false। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज, ये कौन सा फॉर्म है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, दो फॉर्म्स होते हैं, रोस्टर फॉर्म और दूसरा कौन सा फॉर्म होता है मुझे कमेंट से बताना, ठीक है। तो ये वो दूसरा फॉर्म है, दिस इज द सेकंड फॉर्म। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन बिलोंग्स टू व्हाट, यहाँ पे इसकी फॉर्मूला दी गई है कि a प्लस टू बी, ए कॉमा बी इज एन इवन इंटीजर, ए कॉमा बी इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे a का इवन वैल्यू होगा और b का भी यहाँ पे इवन वैल्यू होगा तो हमें क्या निकलेगा, जरा मुझे बताओ, इवन निकलेगा। तो वन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वन इज ऑड। देखो कैसे, a प्लस टू बी, ठीक है। अब इसका हमें रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर a का वैल्यू और b का वैल्यू इवन है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है, दोनों इवन है तो हमारी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 4 टू जार 8 एंड 8 प्लस 2 इज 10, तो हमेशा इवन आ जाएगा। आप कोई और नंबर्स लो, 2 के बदले 4 लो, 4 के बदले 8 लो, या 2 के बदले 6 लो, 4 के बदले 10 लो, इवन लेना, आपको हमेशा रिजल्ट इवन आ जाएगा, ना कि ऑड। सो दैट मीन्स वन जो है बिलोंग नहीं करता है। देखो यहाँ पे भी इसने बताया होगा, इफ ए एंड बी आर इवन इंटीजर्स देन ए प्लस टू बी विल ऑलवेज always even if and one is not an even number, जैसे मैंने बताया, therefore the statement is false। 16th and the last वाला, सेट जो है यहाँ पे हमारे पास a है, उसके एलिमेंट्स, और यहाँ पे क्या है, 5, ठीक है, 5 है यहाँ पे। बिलोंग्स टू, क्या ये बिलोंग करता है यहाँ पे, ट्रू, हाँ करता है बिलोंग। यहाँ पे बिलोंग है तो हम क्या देखेंगे, नॉट एज एन एलिमेंट, इसको देखेंगे एज ए सेट, क्या ये एज ए सेट मौजूद है इस सेट में, हाँ है ना यहाँ पे।
ये एज ए सेट मौजूद है। अब हमें कैसे पता चला ये सेट यहाँ पे मौजूद है, नॉट एज एन एलिमेंट बट एज ए सेट, क्योंकि यहाँ पे अलग से ब्रेसेस दिए गए हैं। ठीक है, एक तो अपने ब्रेसेस है इसके पास और अंदर एक और ब्रेस है यहाँ पे, तो इसका मतलब है दिस इज एज ए सेट, सो दिस इज ट्रू। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। आगे हम पढ़ेंगे फिर इसके गेट सीरीज में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, कोई इंप्रूवमेंट हो तो मुझे बताना, और अगर कोई कंफ्यूजन हो प्लीज लेट अस नो। आई होप you will all succeed in this exam and stay tuned with us. Thank you.